हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बेहद स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस 3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में अगर जो देंगे तो मेंस के लिए जीएस 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में भी इससे क्वेश्चंस बनने की भरपूर संभावनाएं होती हैं और बनते भी प्रश्न हैं इससे। ठीक, तो आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट से प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें क्या क्या याद रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। देखिए क्या है, भारत एक जो है बहुआपदा प्रवण देश है, यानी बहुत सारी आपदाएं जो है भारत में आती हैं। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले जो है यहाँ पर सबसे अधिक जो है आपदाएं घटती हैं। क्या है कि भारत का अगर मैप देखेंगे आप, ये मैप है, ठीक है, मान लीजिए ये रफ मैप बना दिया मैंने। ये ऊपर आपका पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये आपका पठारी क्षेत्र हो गया, बीच में मैदानी इलाका, इधर आपका जो हो गया राजस्थान रेगिस्तानी, ये आपका समुद्री तटीय क्षेत्र हो गया, और ये जो है आपका उत्तर पूर्व का क्षेत्र हो गया। इधर भी पहाड़ियाँ, इधर पहाड़ियाँ, ठीक है। ये बीच में मालदा गैप हो गया, बीच में मालदा गैप है जो पठारी और ये पठारों को अलग करता है, ठीक है। तो क्या है कि भारत की जो इतनी सारी वेरिएशंस हैं ज्योग्राफिकली, उससे होता है कि दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले यहाँ पर आपदाएं सबसे अधिक होती हैं। आपदाएं कैसे होती हैं? जैसे बाढ़ आएगी, बाढ़ आई, सुनामी आ गया, चक्रवात आ गया, भूकंप आया, ठीक है, शहरी बाढ़ आई, ऐसे तरीके से बहुत सारे ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो बार बार ये घटित होती हैं। ऐसे में इन आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन क्या होता है कि आपदाओं से निपटने के लिए या आपदाएं आ जाती हैं तो उससे उभरने के लिए ये एक कार्यान्वयन तंत्र होता है, एक जो है इसका निगरानी तंत्र होता है, और इससे निपटने के लिए एक राहत तंत्र होता है। यही आपका प्रबंधन है। अब प्रबंधन जो है इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। मैं आपको एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ कि प्रबंधन, आखिर आपदा प्रबंधन होते क्या हैं। इसके जो है दो प्रमुख आंतरिक पहलू होते हैं। एक होता है पूर्ववर्ती आपदा प्रबंधन। मान लीजिए कोई आपदा आ गई, उससे प्रबंधन होता है। तो आपदा प्रबंधन दो प्रकार का, एक पूर्ववर्ती होगा और एक अपवर्ती होगा, ठीक है। यानी कि पूर्ववर्ती जो आपदा प्रबंधन होगा वो आपदा के आने से पहले ही किस प्रकार से आपदाओं से निपटने की स्थिति तैयार की जाए और उनसे क्या उपाय किया जाए, इन सारी चीज़ों पर फोकस करता है। एक होता है उत्तरवर्ती या अपवर्ती। जो उत्तरवर्ती यानी कि आपदा आ गई है, अब इसको जो है इससे क्या है, इससे निपटने के लिए, इससे राहत बचाव तंत्र को स्थापित करने के लिए, और इससे जो है क्या होता है ना कि उबरने के बाद की स्थिति, वो वाली स्थिति को पैदा होने के बाद जो है जिस तंत्र को काम करता है उसको बोलते हैं उत्तरवर्ती, और आपदा आने से पहले वाली जो तंत्र होती है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। तो दो प्रकार के जो है आपदा प्रबंधन की जो आंतरिक स्थितियाँ होती हैं वो होती हैं। अब क्या है, भारत में जो है एक संस्थागत तंत्र बनाया गया। आपदा प्रवण होने के दां से भारत में एक संस्थागत तंत्र बनाया गया ताकि जब आपदाएं आएँ तो हम अपनी आपदा की स्थिति में हम इसे निपटने में सक्षम हो सकें। तो आपदा प्रबंधन तंत्र जो है ये इसका संस्थागत तंत्र बनाया गया, यानी कि इंस्टीट्यूशनल एक फ्रेमवर्क बनाया गया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो है इसके लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया गया। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको प्री के पर्सपेक्टिव से इसको बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है कि प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाद इंटरव्यू में भी आपको ये काम करेगा। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे तंत्र जो बनाया गया उसमें तीन प्रकार के तंत्र बने। एक हुआ राष्ट्रीय तंत्र, एक हुआ राज्य का तंत्र और एक हुआ जिला। तीन प्रकार का, तीन स्टेज का जो है इसका जो है विभाजन है। राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का कार्य होता है उसको देखती है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसको बोलते हैं NDMA, ठीक है। ये क्या करती है कि आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वोच्च निकाय है, और ये क्या करती है, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन देखती है, उसका नाम है NDMA, ठीक। अब इसके लिए कौन योजना तैयार करती है? वो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि NEC जो है वो इसके लिए आपका राष्ट्रीय योजना तैयार करती है। और आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे इसके लिए एक फोर्स है, डेडिकेटेड फोर्स है जो कि आप क्या करती है कि इस राष्ट्रीय स्तर पे जो आपदाएं जो होती हैं उससे निपटने के लिए कार्य करती है। वो होता है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये आपका NDRF जो नाम अक्सर सुनते होंगे कि NDRF की टीम पहुंची, NDRF ने ये किया वो किया, वो सारी न्यूज़ में आप बराबर सुनते होंगे। जहाँ जहाँ बाढ़ आती है, घटनाएँ होती हैं, सब कुछ होता है तो वो NDRF होती है, ठीक है। वो आपका NDMA के तहत आती है। अब क्या है
कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो चीज़ें नहीं दी हैं। एमपीपीसीएस में एक बार प्रश्न बन गया, 2019 में ही प्रश्न बना कि जो एनडीएमए है उसका सदस्य जो होते हैं वो मतलब 9 से अधिक नहीं हो सकते, उपाध्यक्ष को लेकर के 9 से अधिक नहीं हो सकते, ऐसा प्रश्न बना। और स्टेटमेंट में था सारे प्रश्न, और एक प्रश्न ये भी था कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी एनडीएमए के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और एनडीएमए के सदस्यों की संख्या 9 से अधिक नहीं हो सकती, ऐसा प्रश्न बना था। और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और ऐसे जो है तो ऐसे स्टेटमेंट था, उसमें ये चीज़ था। अब यहाँ चीज़ें मिसिंग थी तो मैंने उसको वैल्यू एडिशन कर दिया। ध्यान देना है कि एनडीएमए के जो सदस्य होते हैं उनके जो सदस्यों की जो संख्या होती है वो 9 से अधिक नहीं हो सकती, और इनके कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष तक निर्धारित होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है एनडीएमए के, ठीक है। इसमें ये नहीं दिया, अभी जनरल मैगजीन में नहीं दिया, इसको मैंने क्वेश्चंस के पीवाईक्यू के आधार पर इसको वैल्यू एडिशन कर दिया, ताकि अब प्रश्न बनेगा कभी तो आपको कर जाएंगे। एमपीपीसीएस का प्रश्न था ये, इसीलिए जो है टॉपिक्स को पीवाईक्यू के आधार पर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो है आपका काम आसान करने के लिए मैं मैगज़ीन को बेहद सिंपल और एकदम होता है ना कि एकदम अलग अप्रोच के साथ पढ़ा रहा हूँ, जो कि वैसा अप्रोच अब तक यूट्यूब पे पूरे कहीं नहीं है। इसी के साथ साथ जो है एक राज्य स्तर पर यानी कि नेशनल के बाद अब होता है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे कौन देखता है? राज्य आपदा प्रबंधन, उसको बोलते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, एसडीएमए। ये राज्य में आपदा की देखभाल करता है। कौन इसके कार्यकारी समिति है? राज्य कार्यकारी समिति है। और अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, इसमें नहीं दिया हुआ है, सीएम जो है इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके लिए डेडिकेटेड फोर्स क्या होती है? स्टेट डिजास्टर फोर्स होती है, रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ। यहाँ एनडीआरएफ के बाद यहाँ पे क्या है? एसडीआरएफ। अब तीसरे लेवल की जो होती है वो भी एक होती है डीडीएमए, जो आपदा से निपटती है, ठीक है, डीडीएमए, जिला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ठीक है। इसका कौन अध्यक्षता करता है? कलेक्टर करता है, या उपायुक्त या डेरा मजिस्ट्रेट जो भी हो, ठीक है। इसमें जो है तीनों में से कोई एक करता है, मतलब तीनों एक ही पद है, वो अलग अलग, जैसे कहीं जिला कलेक्टर बोलते हैं, कहीं उपायुक्त बोलते हैं, कहीं जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं उसको, कहीं डीएम हो गया, कहीं डीसी हो गया, वैसे चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कलेक्टर होता है वो जिले का, वो आपका डीडीएमए का अध्यक्ष होता है, और उसी की अध्यक्षता में सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब एक बात आती है कि इसमें जो है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए जो है क्या क्या कदम उठाए गए, कदम क्या उठाए गए, पहले उसको पढ़ लेना है, ठीक है। या चलिए शुरू करते हैं इसी से, पहले से इसे क्यों सुर्खियों में रहा न्यूज़ से, इसे शुरू कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया कि देश में आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो परिव्यय यानी कि जो व्यय वाली 3 प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की, ठीक है, ध्यान देना है। 3 प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा 8,000 करोड़ से किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया। ये योजनाएं क्या है? विजन जो 2047 के तहत क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ आयोजित बैठक के दौरान शुरू की गई। इसका उद्देश्य मात्र एकमात्र है कि भारत को डिजास्टर रिसिलिएंट यानी कि भारत को आपदा रोधी या आपदाओं को सहने में सक्षम देश बनाने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए इन सारी योजनाओं को शामिल किया गया। इसमें क्या है कि शहरी बाढ़ को खत्म करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, जिसमें 7 महानगर हैं, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे के लिए आरंभ किया गया। यानी शहरी बाढ़, जो शहर में बाढ़ आती है, और बड़े बड़े महानगरों में 825 करोड़ रुपए का जो है राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन योजना है, इससे शुरू की गई 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई सभी राज्यों के लिए, इसमें, ठीक है, बात की गई है। अब इसी के साथ साथ जो है मंत्रालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला इसमें, ठीक है, इस बैठक में, कि आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है। और ये चीज़ आपको अपने आंसर अगर मेंस लिखते हैं तो आप इसको आंसर में ऐड कर सकते हैं। मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, कॉपी में आप लिख लीजिएगा। पहले किस जो हमारा क्या था? प्रतिक्रियावादी था। जो हमारा अप्रोच था क्या था? जो मान लीजिए कोई आपदा आ गई तो फिर उसके बाद हम लोग अपनी प्रतिक्रिया शुरू करते थे, ठीक है। और राहत केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कि हम क्या करते थे कि आपदा आने के बाद राहत बचाव कार्य करते थे, वो हमारा दृष्टिकोण बदला है। और उसके जगह हम क्या कर रहे हैं? समग्र और एकीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाने में जो है सक्षम हो गए हैं। तो ये बदलाव हुआ है। इस शब्द को आपको ध्यान देना है, ये कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपको मेंस के आंसर राइटिंग कर रही है ना, तो आपको कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं कीवर्ड्स पे आपको नंबर मिलते हैं। जो टॉपर्स बोलते हैं कि कीवर्ड्स लिखना है, कीवर्ड्स को आप ध्यान दीजिए, तो यही कीवर्ड्स हैं। अब हम इसको लिखेंगे प्रतिक्रियावादी और राहत केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय जो हम समग्र और एकीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। इतना अच्छा कीवर्ड्स कहाँ मिलेगा आपको?
तो इसको ध्यान देना है। यहीं से होता है कि जो है ना इतने सारे कचड़े पड़े हैं उसमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण हीरो को चुन लेना है, यही आपको काम होता है, यही तैयारी होती है आपकी। ठीक है, अब इसमें मैं मदद कर रहा हूँ आपकी। अब इसमें क्या है, अब देखिए कि भारत में प्रतिक्रियावादी और राहत केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा कि भारत सरकार के प्रयासों की उल्लेख करें या आपदा प्रबंधन की स्थिति में भारत सरकार ने क्या किया है, प्रकाश डालें। तो या फिर क्या प्रगति हुई है आपदा प्रबंधन में, इस पर विस्तार से वर्णन करें। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं अगर प्रश्न बनेगा तो। अब प्रश्न बनता है आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट पे हर साल प्रश्न आया हुआ है, और एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपदा प्रबंधन पे इसको कॉमन है, इसको आप हर एक क्वेश्चन में आप इसको फिट कर सकते हैं। फिट फॉर ऑल ये वाली सिस्टम है इसका। क्या है कि आपदा प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण, भारत सरकार क्या कर रही है कि पुनर्वास और कार्रवाई के अलावा जमीनी स्तर पर आपदा की रोकथाम कर रही है, समन कर रही है, तैयारी आधारित प्रबंधन पर भी दृष्टिकोण किया ध्यान दिया है। ठीक है, 2021 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा समन कोष और राज्य आपदा समन कोष की स्थापना की, रोकथाम गतिविधि संबंधी गतिविधियों को शुरू किया गया है। ठीक, उन्नत चेतावनी प्रणालियाँ विकसित की गई हैं, जैसे कि IMD क्या करता है, जो कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान वो क्या करता है कि 5 दिन पहले पूर्वानुमान जारी कर देता है। ठीक है, फंडों का सबसे अधिक आवंटन किया गया है NDMF द्वारा। ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग को बढ़ावा दे रहा है, क्या करने के लिए चेतावनी प्रोटोकॉल्स और आपातकालीन प्रतिक्रिया संबंधी सहायताओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है उसका उपयोग लिया जा रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच बेहद प्रतिक्रिया तंत्र को विकसित करने के लिए, उत्तरदायित्व को विकसित करने के लिए राज्यों और केंद्र स्तर पर सामूहिक उत्तरदायित्व को विकसित किया गया है। ठीक है, जमीनी स्तर पर स्थानीय समुदायों को भागीदारी की गई है, जो स्थानीय स्तर पर जो समुदाय हैं उनकी क्षमताओं को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए क्या कर रहा है कि आपदा मित्र यानी आपदा कार्रवाई हेतु सामूहिक जो है सामुदायिक स्वयंसेवकों की प्रशिक्षण योजना के तहत, जो यानी आपदा मित्र उसको बोलते हैं, जो है इस 1 लाख युवाओं स्वयंसेवकों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो कौन से 350 जो आपदा प्रवण वाले जिले हैं, जिसमें आपदा मित्र जो होंगे वो स्वयंसेवक के तौर पे कार्य करेंगे आपदा कार्रवाई हेतु। ठीक है, तो ये क्या सरकार कुछ कर रही है, इसके आप उल्लेख कर सकते हैं। साथ साथ जो है इसको प्री के इस पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना है कि इसमें कुछ कुछ आप फैक्ट भी डाल सकते हैं अपने आंसर्स में। इसमें से जो कुछ याद रहे आप उसको लिखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP 2016 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 जैसी नीतियाँ जो हैं आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को जो है इसमें शामिल किया, जैसे कि रोकथाम हो गया, समन हो गया, कार्रवाई हो गया, पुनर्बहाली हो गया। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं, इसको आपको ध्यान देना है। भूकंप, शीतलहर, चक्रवात जैसी आपदाओं के लिए NDMA ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10 सूत्रीय एजेंडा भी जारी किया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का प्रबंधन किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। भारत जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का हस्ताक्षर करता है। कल ही की वीडियो में मैं आपको इसको पढ़ाया हूँ, सेंडाई फ्रेमवर्क्स को, और बेहद अच्छे से पढ़ाया हूँ, कब आया, क्या चीज़ आया, सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, पिछले वाले वीडियोस को देखिए, सब कंफर्म हो जाएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क्स 2019 में भारत ने आपदा रोधी संरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI की शुरुआत की। इसको नीचे मैं पढ़ने वाला हूँ। बहुहितधारक वैश्विक साझेदारी है, मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊँगा, और इसमें CDRI को आपको याद रखना है, क्योंकि 2019 में शुरू हुआ और भारत ने शुरू किया गठबंधन की शुरुआत। ये बहुहितधारक जो है वैश्विक साझेदारी है, इसको आपको मैं नीचे भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देख लिया सरकार के जो है द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उसको ये सब आप लिख सकते हैं। अब आता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या आलोचना करें या फिर जो है समग्र विश्लेषण करें, तो उसमें हम क्या होता है कि चुनौतियों का उल्लेख करें। तो इन सारी चीज़ों में जो आपदा प्रबंधन संबंधी भारत में जो चुनौतियाँ हैं उसका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको उल्लेख करने से ही आपका उत्तर परफेक्ट माना जाएगा। और एक बेहद अच्छा जो आलोचनात्मक मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है कि हम आलोचनाओं को तर्कसंगत उदाहरणों के साथ जो है स्पष्ट करें। ये आपके उत्तर लेखन की सबसे बड़ी मजबूती होती है। इसमें क्या है कि आपदा प्रबंधन संबंधी भारत में क्या है कि जो अकुशल समन्वय और एक से अधिक एजेंसियों की मौजूदगी, ऐसे आप कीवर्ड्स को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पॉइंट में। होता क्या है कि भारत में बहुत सारे जो NDMA है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है, और SDMA है, फिर DDMA है, फिर इसी के साथ साथ जो अन्य कुछ जो केंद्र राज्यों की जो राज्यों के स्तर पे जो है एजेंसियाज़ हैं, उससे क्या होता है कि ओवरलैपिंग हो जाती है, जो है ना कि जिम्मेदारियां की ओवरलैपिंग होगी। हमारा जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, हमारा जो होता है ना कि हम अपनी बातों पे जो है जो चीज़ें वहाँ पे नीतियाँ हैं, उन नीतियों में जो है ओवरलैपिंग हो जाएगी, पॉलिसीज़ में कार्यान्वयन स्तर पे ओवरलैपिंग होगी। इससे होगा ये कि जो है
परेशानियाँ शामिल होती हैं और ये आपदा प्रबंधन की जो अकुशल प्रबंधन में बदल जाता है। ठीक है, ये कहता है कि जिला स्तर पे जो है अभी भी धीमी प्रगति है। यानी आप लिख सकते हैं कि 8 राज्यों के 87 जिलों में आपदा प्रबंधन योजनाएं अभी भी लंबित है, यानी यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। अभी क्या है, आपदा जोखिम जो न्यूनीकरण योजनाएं हो रही हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन को महत्व नहीं दिया जा रहा है। जैसे क्या है कि हम इसको क्या है कि इसको हम समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, पर इसमें हम एक महत्वपूर्ण पहलू जलवायु परिवर्तन को महत्व न दे करके अन्य सारे पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बाढ़, भूस्खलन, सूखा, चक्रवात। तो इसके लिए हम इनकी जोखिमों से कम करने की योजनाएं बना रहे हैं, पर इसमें हम जलवायु परिवर्तन को मिस कर रहे हैं। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन आवंटन भी नहीं है। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि अकुशल अग्रिम चेतावनी प्रणाली, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जानकारी का प्रसार नहीं है। ठीक है, लोगों में विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात है जागरूकता का अभाव है। ठीक है, प्रभाव आधारित पूर्वानुमानों का अभाव हो जाता है, और आधारभूत असंरचनाओं की कमी, जैसे बहुत सारे गाँव में, दूर दराज के इलाकों में सड़कें, कनेक्टिविटी, आपातकालीन सेवाएँ, ये सारी जो हैं समय पर प्रदान करना कठिन है, चूँकि यहाँ पे इन सब चीज़ों का अभाव है। लोगों के बीच जागरूकता की कमी है न। ठीक है, नीतियों का अनुपालन नहीं हो रहा है, केंद्रीय सहायता समय पर उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे से है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तंत्र का अभाव है। तो ये सारी चुनौतियां आपदा प्रबंधन में भारत के समय हैं, और इसको आप उत्तर में कहीं भी लिख सकते हैं। ये ऑल टाइम फिट वाले सिस्टम है। ठीक है, अब इसके लिए आप उत्तर लिखेंगे तो आगे की राह लिखेंगे वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, इन्हीं सारे कीवर्ड्स को इसमें से छांट लेना है, आपका कंटेंट यहीं से तैयार हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो चीज़ें मेंस के हिसाब से जो अच्छी हैं और जो प्री के हिसाब से महत्वपूर्ण है, मैं उसको सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। आपको ध्यान देना है कि हमें समन्वय तंत्र को मजबूत करना है, सभी हितधारकों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों को स्पष्ट करनी है, संचार के त्वरित लाइनों को स्थापित करने की आवश्यकता है, आपदा योजनाओं में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधी तैयारियों को बढ़ावा देने के साथ जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, मॉक ड्रिल हो, अभ्यास हो, साथ साथ जो है अग्रिम चेतावनी प्रणालियों में सुधार और विस्तार करने की जो है आवश्यकता है, साथ साथ जो है मौसम और भूकंपीय निगरानी भी हो। ठीक है, तो आगे की राह में आप इसको लिख सकते हैं। अब ये है संबंधित सुर्खियाँ। CDRI आपने ऊपर पढ़ा होगा ना, आपदा रोधी के लिए, आपदा रोधी संरचना के लिए गठबंधन, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मैं बता रहा हूँ। अब ये है कि प्री के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से समझ लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें कि आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। ठीक, इससे क्या हुआ कि इससे पहले उत्पत्ति पढ़ते हैं कि उत्पत्ति इसकी कैसे हुई। 2019 में जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में हो रहा था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने इसे शुरू किया। कब? 2019 में। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसियाँ हैं और कार्यक्रम हैं, फिर बहुपक्षीय विकास बैंक हैं, निजी क्षेत्र हैं और शैक्षणिक और संस्थाएँ हैं, उन्हीं के साथ एक वैश्विक साझेदारी के रूप में इसको आरंभ किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है CDRI का, इम्पॉर्टेंट एकदम इसलिए चूँकि UPPCS, MPPCS, बिहार PCS और साथ साथ जो है UPSC में डायरेक्ट ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली में है। उद्देश्य इसका क्या है कि जलवायु और आपदा जोखिमों का सामना करने के लिए और संरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है, जिससे क्या है सतत विकास सुनिश्चित हो सके। कल ही के जो है क्लास में मैंने सतत विकास को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आधे घंटे की क्लास है प्री प्लस मेंस की पर्सपेक्टिव से, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कितने देश हैं इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 देश हैं, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और निजी क्षेत्र के 2 संगठन हैं। यानी 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्राइवेट सेक्टर के 2 संगठन हैं। भारत इसका सदस्य है। करता क्या है, यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो है सेंडाई फ्रेमवर्क और जलवायु पेरिस जलवायु समझौते के साथ जो है तालमेल करके कार्य कर रहा है CDRI। अभी इसमें क्या हुआ, न्यूज़ में क्यों रहा, इसको देखते हैं। हमने CDRI को देख लिया, अब इसमें क्या है न्यूज़ में क्यों रहा वो देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया कि हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है CDRI के लिए। ठीक है, 2022 में सरकार ने, मंत्रिमंडल ने CDRI को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी थी, मतलब इसको मान्यता दे दी थी। अब क्या है, इसको हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए ये मंजूरी दे दी है। इससे होगा क्या कि देखिए, इसके हेडक्वार्टर में जो होगा, इससे होगा ये कि इसको देखिए आप, ठीक है, कि इसके CDRI जो एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था के रूप में पहचान इसको प्राप्त मिल जाएगी। ठीक है, हेडक्वार्टर एग्रीमेंट जो भारत ने, जो मंत्रिमंडल ने जो इस पर मंजूरी दी, उस पर भारत का हस्ताक्षर कर देने से क्या होगा कि CDRI जो है एक स्वतंत्र
और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था के रूप में पहचान प्राप्त कर लेगी और वैश्विक स्तर पर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संपन्न कर सकेगी। ठीक है, तो इससे जो है क्या होगा कि मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा मिल जाने से क्या होगा कि भारत में विशेषज्ञों की नियुक्ति मतलब करने और सदस्य देशों के विशेषज्ञों को भारत लाने की अनुमति होगी। ठीक है, विश्व स्तर पर फंड के इस्तेमाल और सदस्यों से अंशदान प्राप्त करने की छूट होगी। ठीक है, तकनीकी विशेषता का उपलब्ध होगी और क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी भारत इसका लाभ उठा सकेगा आपदा रोधी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए। तो इस तरह से इसमें हमने पढ़ चुका है। ठीक है, इस जो प्री के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको मैंने बता दिया। अब आता है शहरी बाढ़। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि दिल्ली में बाढ़ आया, दिल्ली में भी बाढ़ आया था, यमुना का जलस्तर बढ़ा था और बहुत सारे इलाके जो है डूब गए थे। होता क्या है कि जो अब शहरी बाढ़ पे मान लीजिए एक प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट है, इसी साल यूपीएससी का मेंस होने वाला है, यूपीपीसीएस का मेंस होने वाला है। एक प्रश्न पक्का है इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। जिस दिन मेंस GS3 का पेपर होगा उसी दिन मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें क्या है कि शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जो होने वाली जो जल जमाव की स्थिति उसी को क्या बोलते हैं, शहरी बाढ़ बोलते हैं। ठीक, होता क्या है कि जल निकासी की जो खराब दशा इसी के कारण क्या होती है कि जो जल है वो तेज़ी से निकल नहीं पाता, इसके कारण जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। यह जो है क्या होता है कि जो गांव की जो बाढ़ होती है ना उससे काफ़ी अलग होती है, क्योंकि क्या है जल भराव की जो मात्रा होती है ना वो 6 गुना तक बढ़ जाती है। अब उदाहरण के तौर पे 2023 में नई दिल्ली में जो बाढ़ आई, बेंगलुरु में आई, हैदराबाद में आई, तो लाइन से देखिए तो आप अल्टरनेट ईयर पे बाढ़ आती चली गई हैं। अभी क्या है कि भारत सरकार के जो कुछ पहले हैं और चुनौतियाँ हैं और आगे की राह है, कैसे इससे निपट सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको इसी साल मेंस में एक प्रश्न तय है कि आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसीलिए इसको पढ़ाया हूँ। अभी क्या कर सकते हैं कि आपको देखना है कि शहरी बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसको लिखना। प्रश्न आएगा तो आपको चुनौतियां और जो समस्याएं हैं उसमें आप लिख सकते हैं कि जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है, शहरी जो है उष्माद्वीप प्रभाव कारण क्या है कि मौसम को में पैटर्न में बदलाव आता है और उच्च तीव्रता वाली जो वर्षाएं हैं उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण जो है बारिश और जल जमाव की समस्या हो रही है। कम क्षमता और खराब रखरखाव कारण क्या है कि जो जल निकासी की अवसंरचनाएं हैं वो बदहाल हैं। शहरों में अनियोजित विकास है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, भूमि के उपयोग से संबंधित खराब योजनाएं के कारण क्या है कि जो मैदानी इलाके हैं उनका जो है बाढ़ के कारण, उन बाढ़ों के जो इलाके हैं नदियों के आसपास उनका अतिक्रमण हो रहा है और जल को संभालने के लिए ब्लू एंड ग्रीन स्पेस की कमी है शहरों में। और ये दिल्ली, मुंबई और जो अन्य महानगर हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। ब्लू एंड ग्रीन स्पेस होते क्या है कि जो जैसे कि किसी भी क्षेत्र में ब्लू एंड ग्रीन स्पेस को ध्यान देना कि किसी भी क्षेत्र में मौजूद जो जलीय निकाय होते हैं और वनस्पतियाँ होती हैं उन्हीं को बोलते हैं ब्लू और ग्रीन स्पेस। ठीक है, अब क्या है कि जो प्रभावी बाढ़ प्रबंधन को रणनीतियों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी है, तकनीकी कमी है। ठीक है, बुनियादी अवसंरचनाएं में सुधार नहीं हुए हैं। तो इस तरह से ये चुनौतियाँ हैं शहरी बाढ़ से संबंधित, इसको आप लिख सकते हैं। अच्छा, भारत सरकार के प्रयास में आप क्या लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने जो शहरी बाढ़ से निपटने के लिए कुछ पहले शुरू की, जैसे कि अमृत मिशन के तहत क्या किया कि मानक संचालन SOP को जारी किया गया। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स किसके लिए, शहरी बाढ़ के शमन के लिए। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जो क्या है कि राज्य सरकारों को वित्तीय से सहायता प्रदान की जाती है। NDMA ने शहरी बाढ़ प्रबंधन राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो क्या कर रहा है कि अलर्ट और चेतावनी के लिए साझा प्रणाली शुरू की है। इसके अलर्ट के तहत जो स्तर को पीला, नारंगी और लाल आधार पर वर्गीकृत करते हैं। मुंबई जो है इसको आप केस स्टडी के रूप में लिख सकते हैं कि मुंबई में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली को अपनाया गया है, इसको केस स्टडी के तौर पे लिख सकते हैं। इसी तरह चेन्नई में भी सी फ्लोज में भी यानी कि अपनाया गया है, इसको बोलते हैं सी फ्लोज। इस तरह के जो प्रणाली को अपनाया गया है जो बाढ़ प्रबंधन में बेहद कारगर हो गई हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं केस स्टडी के रूप में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आंसर में इसको आप एकदम डायरेक्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे की राह में क्या लिखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी मैगजीन से आपका कंटेंट आपका इतना अच्छा तैयार हो जाएगा ना कि फिर आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वाटरशेड भूमि उपयोग योजना को जो है शामिल करते हुए, क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल करते हुए जो है एकीकृत परिस्थिति दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। यही आपका कीवर्ड्स है, एकीकृत पारिस्थितिक दृष्टिकोण। ठीक है, जल निकासी प्रणालियों की क्षमता को बढ़ाना है, यानी कि अतिक्रमण को हटाना है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जल निकासी फिर से तैयार करनी चाहिए। बाढ़ के स्तर के खतरे और क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र यानी कि जनरेशन मैप तैयार करना चाहिए, जिससे जो है लोगों को ये जागरूकता हो सके कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। ठीक है,
शहरी झीलों को कानूनी संरक्षण देना चाहिए, अतिक्रमण को हटाना चाहिए, जल निकायों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना चाहिए। इससे बाढ़ संबंधी ब्लू एंड ग्रीन स्पेस जो है आप जो ऊपर पढ़ाए हैं वो उससे वो शहरों में उपस्थित हो सकेगा और जल निकासी, जल भराव की समस्या जो है वो दूर हो सकेगी। ठीक है, और इससे जो है शहरी बाढ़ में एकीकृत प्रबंधन हो सकेगा। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। एक लास्ट कंटेंट ये है आपदा प्रबंधन में आग लगने की घटनाएं। अभी क्या हुआ, यूपीएससी के एक कोचिंग सेंटर में भी आग लगी थी दिल्ली में। ठीक है, वीडियो खूब वायरल हुआ था। तो न्यूज़ में ये सब चीज़ें होती है ना, तो प्री में या मेंस में सवाल ऐसे ही बन जाते हैं कि पूछ देता है ओवरऑल पर्सपेक्टिव पे। तो आग लगने की घटना क्या है कि घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़, तंग बाजार, कारखानों, झुग्गियों, आवासीय भवनों, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में आग लगने की घटनाएं देखी जाती हैं, जिससे क्या होता है विनाश और व्यापक स्तर पे और जनजीवन की हानि होती है। उदाहरण के लिए करोल बाग के दिल्ली के होटल में आग लगी, हैदराबाद के सिकंदर में होटल में आग लगी। ठीक है, अभी क्या हुआ कि दिल्ली में उपहार सिनेमा में आग लगी थी। इसी के साथ जो है अभी कोचिंग सेंटर में भी एक आग लगी थी यूपीएससी के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है। तो हो सकता है कि प्रश्न यहाँ से भी एक आध जो है बन जाए या पूछ दे, तो आपको लिखना ही पड़े आपदा प्रबंधन में इन सब चीज़ों पे, तो आप एक उदाहरण के तौर पे इसको दे दें। चुनौतियाँ क्या हैं अग्नि के जोखिम प्रबंधन में? क्या है कि जो नगर प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं आग सुरक्षा मानदंडों और भवन निर्माण से संबंधित कार्यान्वयन में जो है ढिलाई करते हैं। होता क्या है कि जो है अनाधिकृत निर्माण होता है, यानी अवैध निर्माण होता है, नियमित जो निगरानी और निरीक्षण की कमी होती है, अग्नि सुरक्षा उपकरणों के जो खराब हो सके उसको बदलने जाते हैं, और असुरक्षित और कम गुणवत्ता वाले जो है फिक्सचर का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि नियमों में एकरूपता का अभाव भी है, अग्नि सुरक्षा मानदंडों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। कुछ राज्यों में अग्नि सुरक्षा मानदंड जो है कि क्या करते हैं कि इमारत की ऊंचाई पर, यानी कितनी ऊंचाई है उसके आधार पर जो है मानदंड विकसित किए गए हैं। अभी क्या है कि स्थानीय स्तर पे जो है क्या कि संसाधन और क्षमताएं नहीं है, और संरचना संबंधी खामियां हैं, फायर ब्रिगेड सेवाएं स्थल पर नहीं पहुंच पाती। ठीक है, जो है घटना लगने में प्रभावी सुरक्षा संबंधी में नागरिकों की लापरवाही है, जागरूकता की कमी है। साथ साथ जो है कोई ऐसी वैज्ञानिक पद्धति भी विकसित नहीं है जो कि व्यापक रूप से यहाँ विद्यमान हो। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं। भारत सरकार के जो कुछ प्रयास भी लिख सकते हैं आप, और अग्नि जो सुरक्षा संबंधी नियम भी बता सकते हैं। क्या है कि संशोधित मॉडल फायर बिल जो 2019 को सरकार ने लाया, उसका उद्देश्य क्या था कि अग्निशमन आपातकालीन सेवाओं के रखरखाव के लिए राज्यों में एक समान कानून लागू करना है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 के भाग 4 के तहत अग्नि और जीवन सुरक्षा के तहत आग की रोकथाम और जीवन सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 2020 में स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय ने अग्नि सुरक्षा हेतु तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणन के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे। ठीक है, तो ये कुछ सरकार ने नियम बनाए। ठीक, अब आगे की राह में करना क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना गया है। होना क्या चाहिए, मॉडल फायर और इमरजेंसी सर्विस बिल 2019 की तर्ज पर हर राज्य में क्या करना चाहिए, एक ये मॉडल बना दिया गया, मॉडल एक्ट। अब इसी के तर्ज पर हर राज्य में एक समान अग्नि सुरक्षा कानून बनाना और लागू करना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा आप जरूर। मॉक ड्रिल और जागरूकता करनी चाहिए, इसमें क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। नई प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल हो, जैसे ऑटोमेटिक स्मोक अलार्म, स्प्रिंकलर, ठीक है, गैस रिसाव अलार्म इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। शहरी नियोजन और विकास में अग्नि जोखिम शमन और प्रबंधन को मुख्य धारा में लाना है, आवश्यकता है, बहुत जरूरी आवश्यकता है। नियमित ऑडिट होना चाहिए अग्नि सुरक्षा का, कहाँ पे, अस्पतालों में, सिनेमा हॉल में। परमिट, लाइसेंस, अनुमोदन और किसी की मंजूरी नवीनीकरण के लिए पहले क्या होना है, उचित मूल्यांकन और जांच हो। इससे क्या हो सकता है कि जो अग्निशमन की घटनाएं हैं वो कम होंगी। तो ये कुछ हो गया आपका कंटेंट। इससे जो है आप आपदा प्रबंधन पे बहुत अच्छा आप उत्तर लिख सकते हैं। प्री से जो भी प्रश्न आएगा आपदा प्रबंधन से, उसको आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। हमने बहुत सारे कंटेंट को देखा, इसको आप वीडियोस को देखिएगा। जो चीज़ें मैंने प्री के हिसाब से बताई हैं उसके लिए आप उसको एक अलग कॉपी पे नोट करिएगा। मेंस के लिए आंसर्स में जो बताया हूँ उसको जो है आप एक अलग जो है उसको कॉपी पे नोट करके डायरेक्ट आप मेंस के आंसर में लिखेंगे। उत्तर अब जो आप लेखन होगा, आपकी शैली भी सुधरेगी और साथ साथ जो है आपको नंबर भी भरपूर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही जो टॉपिक्स में पढ़ाता रहूँगा, सारी जीएस कंटेंट मैं बिल्कुल मुफ्त पढ़ा रहा हूँ। और साथ साथ जो है किसी कोचिंग में भटकने की ज़रूरत नहीं है, विजनस मैगजीन को आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और साथ साथ जो है मैं आपको ये बता दूँ कि मैं सब्जेक्ट वाइज प्री के पर्सपेक्टिव से भी सारी चीज़ों कंटेंट को लाने वाला हूँ। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दी है, मॉडर्न हिस्ट्री में शुरू करने वाला हूँ फिर से। कुछ लेक्चर्स उसके हुए थे, बीच में वो बंद था, लेकिन अब उसको शुरू करके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और सारी चीज़ों को, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल मुफ्त में करा दूंगा। आप उसको बिल्कुल छोटे से वीडियो होते हैं, आधे घंटे के मुश्किल से वीडियो होते हैं। इससे आपका जो है क्या है कि आपका रिवीजन
और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। आप वीडियोस को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।